चलिए प्यारे बच्चों, तो आप शुरू करते हैं क्लास 10 का न्यू बैच, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, अब आते हैं न्यू सेशन में। और न्यू सेशन में हम हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सुविधा उपलब्ध होगी। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले ज्योग्राफी का चैप्टर 2। चैप्टर 1 तो मेरा पढ़ाई हो चुका है, जाके वीडियो में आप देख सकते हैं। और जितना भी चैप्टर होगा सारा वन शॉट पढ़ाई होगा, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हमें पढ़ना है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। कब के लिए? 2025 के लिए भूगोल का चैप्टर 2 भूमि और मृदा संसाधन। भूमि और मृदा संसाधन, इसके बारे में पढ़ना है और समझना है कि आखिर हमारे जीवन में भूमि का क्या उपयोग है। ठीक है, कितना भूमि का उपयोग हम करते हैं, अगर भूमि ना रहे तो मेरा क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप समझते हैं और इसको शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन, भूमि क्या है, पता है ना? भूमि क्या है? तो याद रखना, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? भूमि है, जहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, बात समझे कि नहीं, रहने के लिए, घर से लेकर फसल उगाने, पशुपालन, उद्योग धंधे, सभी चीज़ों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का मतलब आप जहाँ पे बैठे हुए वो क्या है? भूमि है। याद रखिएगा, यानी कि पूरे विश्व में कितना भूमि है? 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त है। कुल भूमि का आधा भाग सिर्फ 4 देशों के पास है। किसके किसके है? तो 16.5% रूस के पास है, 13% अमेरिका के पास है, 11.9% भारत के पास है और 7.3% किसके पास है? चीन। कहने का मतलब मेरे भारत के पास कितना है? तो 11.9% है। अमेरिका के पास कितना है? 13% है। और रूस के पास कितना है? 16.5% है। तो ऐसे याद रखिएगा, पूरे विश्व में कितना करोड़ है? तो 137 करोड़ हेक्टेयर खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए इसको आगे चलते हैं। भारत में भू संसाधन, तो याद रखिएगा हमारे भारत में है ना, हमारे भारत में भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें हम 48.83% भाग पे क्या करते हैं? खेती करते हैं। यानी कि 48 यानी कि 50% में नहीं। देखिए और में क्या है ना कि जंगल है, हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना भाग पे हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती। तो आपसे पूछ लेगा ना कि भारत का जैसे भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.87। आपसे ये भी पूछ लेगा कि हम कितने प्रतिशत भाग पे खेती करते हैं, तो 48.83% भाग पे। ठीक है, चलिए भारत में भूमि का उपयोग, याद रखिएगा, भारत में अलग अलग कामों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। अलग अलग कामों के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? भूमि का। इनमें से हम निम्नलिखित भागों में इसे बांट सकते हैं। देखिए हमारा भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले वन क्षेत्र भूमि। क्या आएगा? वन क्षेत्र भूमि। वन क्षेत्र भूमि का मतलब समझ रहे हैं? जिस भूमि पर वन लगे होते हैं या वन लगाने के लिए उसे छोड़ा जाता है, उसे कौन सा भूमि कहते हैं? वन क्षेत्र भूमि। यानी कि जिसपे वन होते हैं, वन का मतलब पेड़ पौधे होते हैं ना, गाछी जिसको तुम कहते हो। दूसरा होता है निवल बोई भूमि। क्या होता है? जिस भूमि पर साल भर में एक से अधिक फसल उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आप एक साल में बदल बदल के फसल उगाते हो ना, कई तरह के फसल उगाते हो, तो उसे कौन सी भूमि कहते हैं? निवल भोई भूमि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिभूमि। ठीक है, प्रतिभूमि क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ पे रुकिएगा। चलिए प्रतिभूमि क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, प्रतिभूमि का मतलब समझिए, जिसपे फसल नहीं उगाई जाती उसे कौन सी भूमि कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। प्रतिभूमि, तो याद रखिएगा प्रतिभूमि में पहला होता है वर्तमान प्रति। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तो वर्तमान प्रति। तो देखिए जिस भूमि पर एक साल, यानी कि जिस भूमि पर एक साल या उससे कम समय तक, है ना, उससे कम समय तक कोई फसल नहीं उगाया गया है, यानी कि 12 महीने से कम तक, 12 महीने से कम तक कोई फसल नहीं उगाया गया है, उसे कौन सी प्रति कहते हैं? वर्तमान प्रति। नहीं समझे? आज जिस भूमि पर 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम तक कोई फसल, 1 से 5 साल तक कोई फसल नहीं उगाई गई है, उसे कौन सी प्रति कहते हैं? पुरातन प्रति कहते हैं। याद रहेगा, वर्तमान प्रति और वर्तमान प्रति का मतलब हो गया कि 1 साल, और पुरातन का मतलब हो गया 1 से 5 साल। 1 से 5 साल, याद रहेगा।
भूमि का ह्रास, भूमि का ह्रास यानी कि कहने का मतलब भूमि की आज एनर्जी खत्म हो गई है ना। क्यों खत्म हो गई? तो देखिए, तो भूमि के आज लगातार भूमि का ह्रास हो रहा है, जिसके बहुत सारे कारण है। पहला है क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ आता है और क्या करता है ना, वो मिट्टी को बहा के ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इससे क्या होती है? धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है ना। दूसरा क्या है? कल कारखाने, है ना। अब देखो, खेती करने वाले ज़मीन पे हम क्या लगा रहे हैं? कल कारखाने लगा रहे हैं, जिसके कारण अब भूमि का ह्रास हो रहा है। तीसरा क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेत तो बढ़ेगा ना। लोग क्या कर रहे हैं? जिस जगह पे खेती करते थे वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए, वहाँ पे तो दोबारा खेती नहीं होगा, नहीं ना होगा। अगला है जल जमाव। ज़्यादा जल जमाव के कारण एक ही जगह देखिएगा, जब ज़्यादा जम जाता है तो वह मिट्टी होती है ना, सड़ने लगती है। बात समझे कि नहीं? देखिए, मिट्टी के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जितना मिट्टी को चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो मिट्टी जो होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। बात समझे कि नहीं? अगला है नगरों का विकास। बड़े बड़े शहर बनेंगे तो भैया, शहर बनेंगे कहाँ? तो भैया वहाँ खेत के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब खेत में ही ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनेगी। तो जंगलों को और वनों को काट कर हम क्या कर रहे हैं? नगरों का विकास कर रहे हैं, शहरों का निर्माण कर रहे हैं। इससे हमारे क्षेत्र का भूमि खराब हो रहा है। ठीक है, चलिए, भूमि के ह्रास को रोकने का उपाय बताएं। अब ह्रास हो रहा है तो इसको रोका भी तो जा सकता है ना। तो इसके रोकने का पहला उपाय है, उपजाऊ भूमि पे कल कारखाने नहीं लगाएंगे। बात समझिए कि नहीं? जहाँ पे हम खेती करते हैं वहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे? कल कारखाने। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि कम करेंगे। ब्याह नहीं करेंगे, जनसंख्या वृद्धि कम करेंगे। क्या? जनसंख्या वृद्धि। पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर पेड़ लगाएंगे। पहाड़ी भागों में क्या करेंगे? सीढ़ी नुमा, है ना, क्या करेंगे? खेत बनाकर पेड़ लगाएंगे। अगला है कारखाने से निकलने वाले कचरे को खेतों में फैलने से रोकेंगे। जैसे कि नहीं समझे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है ना, उसका नाला सीधा किससे कनेक्ट होता है? खेत होते हुए नदी में जाता है ना। अब क्या होता है ना कि अधिकतर कारखाने के जो कचरे होते हैं वो नदी में, यानी कि खेतों में बह जाते हैं। उससे क्या होता है? खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। अगर उसको कूड़े कचरे को उसमें हम फेंकने से बचा लेंगे तो खेत बचा हुआ रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो यही है कि कारखाने से निकलने वाले कचरे को खेतों में फैलने से रोक लेंगे तो हमारा खेत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला है मृदा संसाधन किसे कहते हैं? मृदा, तो याद रखना, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पे पेड़ पौधे लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा या मिट्टी कहते हैं। बात समझिए कि नहीं? देखिए, आप जिस पे फसल उगाते हो ना, उसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर क्या लगे हैं? पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना। तो ये जो नीचे है क्या है? ये मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। चलिए, तो अब ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं कि मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के, तो देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बलुई मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भौतिक गुणों के आधार पर। पहला क्या होता है? बलुई मिट्टी, तो जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, कौन सी मिट्टी कहा जाता है? दूसरा होता है चिकनी मिट्टी, चिकनी चौड़िया मिट्टी। यह मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी हो जाती है और गीली होने पर चिपचिप हो जाती है। इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? चिकनी मिट्टी। ठीक है, चलिए, अब है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो इस मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है। इसमें खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो मिट्टी आपको देख रहा है ना, ये जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? इसमें जल की मात्रा होती है और खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी इसे ही माना जाता है। खेती करने के लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, चलिए, उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवशिष्ट मिट्टी। यह मिट्टी चट्टान के टूटने से जो चून बनती है ना, उससे तैयार होती है। बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं, उससे जो चून बनती है उससे तैयार होते हैं। उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद है स्थानांतरित मिट्टी। यह मिट्टी नदी या फिर किसी कारण बस अपने जगह से खसक कर दूसरे जगह नहीं देखते हैं। बाढ़ आते हैं तो एक जगह गड्ढा हो जाता है, एक जगह माटी भर जाता है। तो स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं कि एक जगह से खसक कर दूसरे जगह चली जाती है। उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? स्थानांतरित मिट्टी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से मिट्टी का अपने जगह से खसक कर दूसरी जगह चला जाना क्या कहलाता है?
मृदा अपरदन का मतलब नहीं समझे? अरे वर्षा होता है ना, या फिर भूकंप आता है या फिर कुछ आता है तो क्या होता है, मिट्टी खसक कर अपने बाढ़ आता है और मिट्टी खसक जाता है, खसक के अपने स्थान से हटकर दूसरे जगह चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। इससे उपजाऊ के परत के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन करने का मतलब इसकी ऊपरी परत चली जाती है जिससे फसल नहीं उग पाता। बात समझे कि नहीं, उसे मृदा अपरदन। अब तुम्हारे यहाँ बाढ़ आया ना खेत में, अब तुम्हारे ऊपरी परत को बहा के ले गया, अब तुम्हारे खेत में तो खेती नहीं होगा 2 साल जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी। देखिए पहले मिट्टी तैयार होने में समय लगता है, ठीक है ना। आप सब जगह पौधे नहीं उगा सकते हो, जब तक वह मिट्टी पौधे तैयार करने लायक नहीं होगा तो उसमें हम खाद ये सब डालते हैं ना, उर्वरक डालते हैं, तब मिट्टी तैयार होती है। अब बढ़वा आएगा उसको बहा के ले जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा, यानी कि मिट्टी का खसक कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। किसके कारण, हम काटेंगे नहीं, प्राकृतिक कारणों से। कौन से कारण से, बाढ़ आ गया या फिर कोई और कारण से, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो बहते हुए पानी के साथ जमा होती है। किसके साथ, यह भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है जिसके कण आपस में चिपकते हैं। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनी होती है। देखिए जिसमें गाद, सिल्ट, बालू, बजरी, कई बड़े बड़े छोटे छोटे कण होते हैं। इस मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारों देखा जाता है। बलुई मिट्टी नहीं देखते हैं, कंकर होता है, बालू होता है, मिट्टी होता है, ऐसे मिक्स होता है ना। तो इसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, कंकर भी होता है ना। तो अक्सर ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नदी के किनारे। हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी किसे कहते हैं। देखिए यह भारत की मिट्टियों में अलग मिट्टी होती है। भारत की मिट्टियों से क्या होती है, अलग मिट्टी होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए इसके साथ ही इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। कौन सी होती है, तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा, देख लीजिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास की खेती वहीं होती है। कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। कौन होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तुम्हारे यहाँ नहीं है, बिहार में, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी देखने को मिलती है। और ये मिट्टी में कौन सी खेती होती है, कपास की। क्या चीज़ की, कपास की। यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है। वही सूखने पर क्या होती है, इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। वही इस मिट्टी का निर्माण दक्कन के लावा चट्टानों के फूटने से हुआ था। ऐसे में इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए इस मिट्टी का 3 नाम है ना। पहला क्या है, काली मिट्टी, उसके बाद इसे क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, है ना। और देखिए और इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। याद रहेगा, एक टॉपिक से हमने 3 टॉपिक को क्लियर किया। चलिए अगला क्या है, लाल मिट्टी किसे कहते हैं। लाल मिट्टी किसे कहते हैं, तो देखिए यह मिट्टी शुष्क वातावरण के चट्टानों को टूटने से बनती है। शुष्क वातावरण के चट्टानों से टूटने से बनती है और पानी के संपर्क में पीली दिखती है। जैसे इसमें पानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पीली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीली दिखती है। इस मिट्टी में आपको लोहा, चूना, एल्युमिनियम अधिक मिल जाएगा। यह मिट्टी बाजरे की फसल के लिए अधिक उपयोगी बताई जाती है। इसके अलावा कपास के लिए भी यह मिट्टी उपयोगी होती है। ये तो क्लियर हो गया, लाल मिट्टी के बारे में लिख लोगे। चलिए जंगली मिट्टी किसे कहते हैं। जंगली मिट्टी, याद रखना जंगली मिट्टी भारत के वन क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आपको यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले वनों में देखने को मिल जाएंगे। घाटी के किनारों पर इस मिट्टी के बड़े कण को देखने को मिला जाता है। ये देखा जाता है, कहने का मतलब जंगली जो मिट्टी होती है ना, तुमको अधिकतर कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, और सबसे अच्छी मिट्टी होती है क्योंकि इसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है। अब वन है, वन में वर्षा होगा और वहाँ पे मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसको कौन सी मिट्टी कहेंगे, जंगली मिट्टी कहेंगे। ठीक है। चलिए लेटेराइट मिट्टी, कौन सा है, लेटेराइट। तो याद रखना लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट चट्टानों से फूटकर बनी होती है जो चौरस ऊंची भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा और चूना अधिक मिलता है। बात समझे कि नहीं, कहने का मतलब लेटेराइट मिट्टी
तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ तक चट्टानों से टूटकर बनती है, कहाँ से बनती है, चट्टानों से टूटकर बनती है। बात समझी कि नहीं। चलिए पीट मिट्टी किसे कहते हैं, देखिए पीट मिट्टी किसे कहते हैं, तो पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है, जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, जो दलदली मिट्टी होती है। यह मिट्टी आपको उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिल जाएगी। इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटास की मात्रा अधिक होती है। उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं, पीट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लिख लोगे। चलिए यहाँ पे आपका सेशन खत्म होता है। अगर इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष पढ़ना नहीं है।